हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी लॉ के बारे में। और ये सेफ्टी लॉ ऐसे है कि जो सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइज़र को जो है प्रोटेक्ट कर सकेंगे, वो भी इन केस किसी भी एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट जो वर्क प्लेस में होता है उससे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई सेफ्टी प्रोफेशनल साइट पर काम करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई कारण की वजह से जो है वहाँ पर एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट होते हैं। अब ऐसे वक्त में जो है मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादातर जो सेफ्टी पर्सन्स है उनको ही जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि ये जो है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हालांकि उसके लिए जो है मैनेजमेंट खुद जिम्मेदार होती है, क्योंकि मैनेजमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि गलती जो है ये उनकी तरफ से हुआ है। तो वो पर्टिकुलर जो है एक डिपार्टमेंट जैसे कि सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ जो है वो फिंगर आउट करते हैं। अब ऐसे समय में जो सेफ्टी पर्सन ने क्या क्या किया है और कौन से लॉ के मुताबिक जो है क्या चीज़ करनी चाहिए, तो उसके बारे में जो है उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो है जो भी सेफ्टी लॉ जो है जो हम साइट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बारे में हर एक सेफ्टी पर्सन को जो है पता होना चाहिए, ताकि इनकेस अगर कोई भी एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट होता है तो उस वक्त जो है वो अपनी बाजू जो है वहाँ पर रख सकता है। साथ ही में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट साइट पर होता है और अगर कोई कोर्ट केस अगर होती है तो उसमें से भी जो है सेफ्टी पर्सन जो है वो खुद को कैसे बचा सकता है उसके बारे में भी। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को जो है विदाउट स्किप किए हुए पूरा आपको देखना है और इसको समझना है। तो सबसे पहला है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये जो है ये सेंट्रल एक्ट है जो हर किसी को लागू होता है और हर एक स्टेट वाइज जो है इसके फैक्ट्रीज के रूल्स भी आते हैं, वो हर एक स्टेट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। और ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है इसके ऊपर टोटल डिटेल में जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद का सेकंड लॉ है वो है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 एंड रूल्स 1998। इसे शॉर्ट में हम BOCW एक्ट कहते हैं और इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद का थर्ड लॉ है वो है द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। और इस एक्ट में जो भी चाइल्ड वर्कर्स है या फिर एडोलसेंट लेबर है उनके बारे में तरतूद की गई है कि वो अगर इंडस्ट्री में काम करेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके सारे रेगुलेशंस और प्रोहिबिशंस जो है वो उस एक्ट में दिए गए हैं। फिर उसके बाद का फोर्थ लॉ है वो है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में इसमें टोटल जानकारी दी गई है, तो इस एक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का लॉ है द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। इसका अमेंडमेंट 2017 में किया गया है। तो इस एक्ट को पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहा जाता था, लेकिन अभी इसका जब अमेंडमेंट हुआ 2017 में तो इसको द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कहा जाता है। तो इस एक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का लॉ है द गैस सिलेंडर्स रूल्स 2016। इसको फिर अमेंडमेंट किया 2018 में। तो इसमें जो है जो भी कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर्स है उसके रूल्स के बारे में टोटल जानकारी दी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का नेक्स्ट लॉ है वो है द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 और इसका बाद में अमेंडमेंट किया गया 2018 में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का लॉ है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसका अमेंडमेंट किया गया 2007 में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का एक्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और बाद में इसका अमेंडमेंट किया गया 2018 में, तो इस एक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का लॉ है वो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। बाद में इसका अमेंडमेंट किया गया 2014 में, तो इस एक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद का लॉ है वो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस एक्ट के भी बारे में सेफ्टी पर्सन्स को पता होना चाहिए। तो ये जो सारे एक्ट है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां पर भी इसको चेकआउट कर सकते हो और इस एक्ट के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा भी काफी एक्ट आते हैं जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उनमें से ये जो 11 लॉज हमने यहाँ पर देखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो एक सेफ्टी पर्सन्स को पता होना बहुत ही जरूरी है।
तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जिसकी बदौलत जो है अगर साइट पर अगर एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो सेफ्टी ऑफिसर जो है वो खुद को कोड से जो है वो सेव कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर ने हमेशा जो है वो अवेयर रहना है और उसने मेक श्योर करना है कि कंपनी के पास जो है HSE प्लान हो, पॉलिसी हो या फिर प्रोसीजर जो है वो उसके पास होने चाहिए और साथ ही में गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी साइट पर फॉलो किया जा रहा है, उसको मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर ने हमेशा जो भी इश्यूज है उसको रिपोर्ट करना है हायर मैनेजमेंट को या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को या फिर इंजीनियर को, वो भी प्रूफ के साथ में। लेकिन उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर ने ये इंश्योर करना है कि जो परमिट सिस्टम है वो वहां पर अवेलेबल है और उसको फॉलो किया जा रहा है, तो वो जो है वो उसको सेफ जो है वो वहां पर रख सकता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर ने इंश्योर करना है कि जो भी इक्विपमेंट साइट पर चल रहे हैं या फिर मशीनरीज चल रही है तो उसका जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है या फिर जो कार्ड है वो वहां पर अवेलेबल है, वैलिड है और उसको साथ ही में चेक करना है कि वो जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी ऑफिसर को ये इंश्योर करना है कि जो भी लोगों को उसने वह स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है वो दी है तो उसको अटेंडेंस जो प्रूफ है वो वहां पर लेना है, वो भी उन लोगों को काम पर जाने से पहले। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर उसने फ्लैगमैन की अगर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की गई है तो फ्लैगमैन का जो काम है उसको जाने से पहले उसने उसका अटेंडेंस जो प्रूफ है उसने लेना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि साइट के ऊपर जो भी आप पिक्चर लेते हो तो उस पिक्चर के ऊपर जो है टाइम स्टैम्प जो है वो आना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है क्योंकि उसको जो है आप एज अ प्रूफ के तौर पर जो है सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि डेली बेसिस के ऊपर आपको टूलबॉक्स टॉक जो मीटिंग है वो कंडक्ट करनी है और साथ ही में कंडक्ट करते वक्त उसकी आपको फोटोग्राफ भी लेनी है और उसका डॉक्यूमेंट भी जो है वो आपको बनाना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं तो उनको जो है जॉब के रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो वहां पर प्रोवाइड की गई है और वहां पर सेफ वर्किंग जो सिस्टम है वो भी फॉलो कर रहे हैं, इसको आपको मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना है कि सभी जो वर्कर्स है उनका सेफ्टी इंडक्शन जो है वो किया गया है और वो जो रिकॉर्ड्स है उसको आपको अच्छे से मेंटेन करना है और वो अपडेटेड भी होने चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना है कि वर्क एट हाइट की जो एक्टिविटी है उसको चालू करने से पहले जो भी फायर अरेस्ट सिस्टम है वो वहां पर अवेलेबल है, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन किया गया है और जो भी वर्कर्स उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो सभी जो है फायर अरेस्ट सिस्टम के बारे में वहां पर अवेयर है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कोई भी जो लिफ्टिंग एक्टिविटी है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको इंश्योर करना होता है कि वहां पर लिफ्टिंग जो परमिट है वो अवेलेबल है और जो क्रेन ऑपरेटर है उसके पास उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, रिगर के पास भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है और जितने भी लिफ्टिंग गियर्स हो या फिर टूल्स एंड टैकल्स वहां पर इस्तेमाल होने वाले हैं उसका वहां पर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको इंश्योर करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डी शैकल हो, बो शैकल हो, चेन स्लिंग हो, वेब स्लिंग हो, चेन ब्लॉक्स हो एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लिफ्टिंग को करने से पहले वहां पर लिफ्टिंग प्लान जो है वो वहां पर अवेलेबल है, वो भी हर एक लिफ्ट के लिए वो आपको वहां पर इंश्योर करना है। साथ ही में लिफ्टिंग एक्टिविटी करने से पहले वहां पर आपको जो ग्राउंड लेवल है वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया गया है और वो जो एरिया है उसको टोटली बैरिकेड किया गया है क्या, वो भी आपको इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सेफ्टी जो है वो एक खाली एडवाइजर है, तो हमेशा जो है आपको जो भी इश्यूज हो, जैसे कि वो इश्यूज अगर स्मॉलर हो या फिर बिगर हो यानी कि छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो उसके बारे में जो है आपको एडवाइस करते रहना है किसी भी हालत में। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो भी हजार्डस वर्क एक्टिविटीज है उसके लिए जो भी परमिट्स रिक्वायर्ड है वो वहां पर ऑब्टेन किया गया है, उसको आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सभी जो इनक्लोज स्पेसेस है जैसे कि वो कन्फाइन स्पेस के अंडर अगर आते हैं तो वहां पर काम करने से पहले उसकी जो परमिट रिक्वायरमेंट है वो वहां पर अवेलेबल है क्या, उसको भी आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए जो भी वहां पर इंटर्न्स है, अटेंडेंट है या फिर जो भी रेस्क्यू टीम है, तो उन सभी के पास थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेट है वो है क्या, वो आपको इंश्योर करना है और साथ ही में वो जो सभी लोग हैं वो कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए, वो भी आपको इंश्योर करना है।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना होता है कि कन्फाइंड स्पेस का जो भी अटेंडेंट है तो वो जो है वो मेंटेन कर रहा है लॉक शीट को, कि जिसमें पर्सन जो है वो इन हो रहा है या फिर आउट हो रहा है तो वो जो रिकॉर्ड है वो वहां पर लॉक शीट के तौर पर वो वहां पर मेंटेन कर रहा है क्या, वो आपको वहां पर इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो भी एजीटी है यानी कि ऑथराइज गैस टेस्टर जो है वो वहां पर अवेलेबल है और वो जो है रेगुलर जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें जो है वो गैस की चेकिंग कर रहा है, वो आपको इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सभी जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है जिसकी जरूरत है वहां पर कन्फाइंड स्पेस में रेस्क्यू करने के लिए, तो वो जो सारे इक्विपमेंट्स है वो वहां पर प्रेजेंट है, वो भी साइट पर जहां पर काम हो रहा है, तो उसको आपको इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कन्फाइंड स्पेस के लिए जो भी सारे रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है तो वो जो सारे रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है वो वहां पर अवेलेबल है और उन सभी का वहां पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो है अवेलेबल है क्या, वो भी आपको चेक करना है। और साथ ही में जो भी वर्कर्स वहां पर इन्वॉल्व है वो वहां पर बाकायदा ट्रेन है क्या, वो भी आपको इंश्योर करना होता है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो है ये अगर आप ध्यान में रखते हो और इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो है सेफ्टी का अच्छा खासा यहाँ पर इंस्पेक्शन भी कर रहे हो और सेफ्टी के रिलेवेंट जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास रह जाएंगे, जो आपको फिर बाद में एज ए एविडेंस के तौर पर काम में आ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी लॉ के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।